दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी ओपेनहाइमर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो भी ठीक है, और अगर आपने मूवी देख ली है और शायद आपको मूवी समझ में ना आई हो, इसलिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी मैं आपको ये मूवी पूरी तरह से समझा दूंगा। और इससे पहले कि मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन करूं, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। ओपेनहाइमर मूवी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ऊपर बनाई गई एक बायोपिक स्लैश डॉक्यूमेंट्री है। ये दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला एटॉम बॉम्ब बनाया था। ये मूवी पूरे 3 घंटे की है और इसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। और हर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी जैसे कि इंटरस्टेलर, इंसेप्शन की तरह ही ओपेनहाइमर भी काफ़ी पेचीदा मूवी है। शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऊपर ऊपर से एक्सप्लेनेशन ना देकर मैं आपको मूवी डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी को तोड़ मरोड़ कर और छोटा बनाकर एक्सप्लेन करना, वो शायद इस मूवी के साथ नाइंसाफी होगी। इस वीडियो के एंड तक आप पूरी मूवी समझ जाओगे। इस मूवी के कमाल के कास्टिंग और एक्टर्स की शानदार एक्टिंग के बाद भी ये मूवी कई लोगों को बोरिंग लग सकती है, और हो सकता है कई लोगों को समझ भी ना आए। इस मूवी को समझने के लिए आपको बार बार मूवी देखना पड़ेगा, तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म पे आने का वेट भी कर सकते हैं। अनलेस के आप फिजिक्स या फिर ओपन कोर्ट केस जैसी मूवीज को एंजॉय करते हो, तो फिर आप फ्रेंड्स के साथ इस मूवी को थिएटर में भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है, मूवी देखने के बाद 95% लोग मूवी को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस मूवी में हमें 3 टाइमलाइन दिखाया गया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जहां पूरी मूवी में पास्ट एंड प्रेजेंट पे फोकस किया गया है, वहीं मूवी के आखिर 2 मिनट में हमें फ्यूचर का भी देखने को मिलता है। अभी समय है जून 1954, और अभी प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओपेनहाइमर के ऊपर एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि AEC के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां इसकी बात चल रही है कि उन्हें अमेरिका का सिक्योरिटी क्लियरेंस देना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर हम लुइस स्ट्रॉस को देखते हैं, जहां उन पे भी इस बात की ट्रायल चल रही है कि उन्हें अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी बनना चाहिए या नहीं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि AEC का ओपेनहाइमर से सवाल होता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए US छोड़कर जर्मनी क्यों गए थे। यहाँ हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लैब में कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई करने के बावजूद उनके दिमाग में बस फिजिक्स और यूनिवर्स ही घूमता रहता है। लैब में टेस्टिंग के दौरान उनसे एक बीकर गिरकर टूट जाती है, जिससे उनके टीचर ओपेनहाइमर पर गुस्सा हो जाते हैं। टीचर ओपेनहाइमर से सवाल करते हैं कि उनका दिमाग लैब में है भी या नहीं। सामने से ओपेनहाइमर का जवाब आता है, उन्हें एक लेक्चर में जाना है जो कि नील्स बोर कंडक्ट कर रहे हैं। नील्स बोर उस समय के जाने माने फिजिसिस्ट थे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट और वो टीचर जल्दी जल्दी नील्स बोर के लेक्चर में चले जाते हैं, और ओपेनहाइमर का टीचर उन्हें नील्स बोर के लेक्चर में जाने से रोक देता है। बीकर टूटने की पनिशमेंट का बोलते हुए वो टीचर ओपेनहाइमर को लैब में ही अकेला रुकने को कह देता है। इससे ओपेनहाइमर अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाते हैं और टीचर की टेबल पर रखे एप्पल में वो सुई से जहर इंजेक्ट कर देते हैं। और इससे अगले सीन में ही हमें देखने मिलता है कि ओपेनहाइमर भी छिपते छिपाते नील्स बोर का लेक्चर अटेंड कर ही लेते हैं। सीन कट होकर वापस लैब में आ जाता है, जहां हमें नील्स बोर और लैब का टीचर एक साथ मिलते हैं। ओपेनहाइमर भी इस बीच लैब में आ जाते हैं, और जिस ग्रीन एप्पल में ओपेनहाइमर ने अपने टीचर के लिए जहर मिलाया था, अब वही एप्पल नील्स बोर के हाथ में था। खैर, ओपेनहाइमर उनके हाथ से वो एप्पल लेकर फेंक देते हैं, ये कहते हुए कि इस एप्पल पर लैब टेस्ट हुए हैं। इस बीच नील्स बोर और ओपेनहाइमर के बीच में फिजिक्स पे कई सवाल जवाब होते हैं। ओपेनहाइमर की फिजिक्स में रुचि देखते हुए नील्स बोर उनसे कहते हैं कि इस बीकर और लैब की दुनिया को छोड़कर उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां फिजिक्स के ऊपर उन्हें सोचने का और थ्योरेटिकल काम करने का मौका मिले। और नील्स बोर ओपेनहाइमर को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जर्मनी जाकर मैक्स बॉर्न के अंडर फिजिक्स पढ़ना चाहिए। इसके बाद टाइमलाइन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ओपेनहाइमर मॉडर्न फिजिक्स पर एक लेक्चर दे रहे होते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक अमेरिकन साइंटिस्ट इसाक राबी से होती है।
बाद में ये दोनों फिर ट्रेन में भी मिलते हैं, जहां ये दोनों ही जर्मनी जा रहे होते हैं। इन दोनों को ही एक जर्मन साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग का एक लेक्चर अटेंड करना था। हाइजेनबर्ग उस समय के जाने माने क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। जर्मनी पहुंचकर ये लोग हाइजेनबर्ग का लेक्चर अटेंड करते हैं और यहीं ओपेनहाइमर की हाइजेनबर्ग से छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन होती है, जहां हाइजेनबर्ग ओपेनहाइमर को साथ में काम करने का इनविटेशन देते हैं। लेकिन ओपेनहाइमर इस इनविटेशन को ठुकरा देते हैं और वो हाइजेनबर्ग से कहते हैं कि उन्हें अमेरिका जाकर वहां के बच्चों को क्वांटम मैकेनिक्स सिखाना है। हाइजेनबर्ग का कहना होता है कि अमेरिका में उनका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका में क्वांटम मैकेनिक्स को कोई सीरियस नहीं लेता। जिस पे ओपेनहाइमर का जवाब आता है, ठीक इसीलिए मुझे अमेरिका जाकर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है और वहाँ के लोगों को भी इस फील्ड में आगे लाना है। साल 2027 में ओपेनहाइमर को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है और इसी के अगले साल वो अमेरिका आ जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अमेरिका के साइंटिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस से होती है। डॉक्टर ओपेनहाइमर अर्नेस्ट के निगरानी में अमेरिका के बच्चों को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं। शुरुआत में उनकी क्लास में बस एक ही स्टूडेंट आता है, पर समय के साथ साथ वहां क्वांटम फिजिक्स सीखने वाले बच्चों की भीड़ लग जाती है। एक दिन ओपेनहाइमर अपने ही क्लास में कम्युनिज्म प्रमोट कर रहे होते हैं, जहां पर उनकी कम्युनिस्ट सोच बाहर आती है। कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करके अपना रूल लाना चाहते हैं, लेकिन ओपेनहाइमर को ऐसा करते हुए अर्नेस्ट उन्हें देख लेते हैं और अर्नेस्ट ओपेनहाइमर पे भड़क जाते हैं कि कॉलेज को पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए, और जिस कम्युनिज्म को ओपेनहाइमर सपोर्ट कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट लोग एकता और इक्वलिटी की बात तो करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा अलग होता है। इस पे ओपेनहाइमर जवाब देते हैं कि ठीक है, वो कॉलेज में ये सब नहीं करेंगे, लेकिन कॉलेज के बाहर तो अपनी सोच का इजहार कर सकते हैं। इसी के अगले सीन में ओपेनहाइमर अपने मकान मालिक द्वारा रखे गए एक पार्टी में जाते हैं, जिस पूरी पार्टी में कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले ही लोग आते हैं। ओपेनहाइमर यहाँ अपने छोटे भाई के साथ आया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी को फुल सपोर्ट करता था, लेकिन वहीं ओपेनहाइमर खुद को कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्टर नहीं बताता और उनका कहना था कि वो पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को उतना बुरा भी नहीं मानते। इसी ही पार्टी में ओपेनहाइमर की मुलाकात जीन नाम के एक कम्युनिस्ट सपोर्टर से होती है। इस 30 सेकंड की इनकी बातों में हमें ये सुनने मिलता है कि ये दोनों ही आज़ादी को पसंद करते हैं, और ठीक अगले ही सीन में ये दोनों ओपेनहाइमर के घर पे होते हैं और सेक्स करते हुए मिलते हैं। सेक्स के बीच जीन उठती है और ओपेनहाइमर के बुक शेल्फ के पास चली जाती है। वहां उसे भगवत गीता दिखती है, जहां वो एक पेज खोलकर ओपेनहाइमर को पढ़ने के लिए देती है, जिसमें लिखा होता है, नाउ आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, जिसका अर्थ होता है मैं अब काल बन चुका हूं, दुनिया का विनाशक। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट न्यूज़पेपर लेकर कहीं दौड़ रहे होते हैं, जिस न्यूज़पेपर में छपा था कि जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने एटम के बारे में कुछ खोज की है, जिससे वो एटम को स्प्लिट कर सकते हैं और उस चीज से न्यूक्लियर फिजन क्रिएट हो सकता है। ओपेनहाइमर भी इसी थ्योरी पे काम कर रहे थे, लेकिन ओपेनहाइमर अब तक इस थ्योरी को सॉल्व नहीं कर पाए थे, जो कि एक दूसरे जर्मन साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया था। जब ये थ्योरी ओपेनहाइमर देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि इस थ्योरी का इस्तेमाल करके वो एक विनाशक बॉम्ब बना सकते हैं। इस बीच ओपेनहाइमर अपने थ्योरी पर काम करते रहते हैं और साल आ जाता है 1 सितंबर 1939। उस दिन न्यूज़पेपर में छपता है कि हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया है और पोलैंड के ऊपर हिटलर बड़े बड़े बॉम्ब गिरा रहा है। ये देखकर ओपेनहाइमर को अमेरिका की चिंता सताने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी के दौरान ओपेनहाइमर की मुलाकात कैथरीन नाम के एक बायोलॉजिस्ट से होती है, जिसे शॉर्ट में किटी भी बुलाते हैं। किटी ऑलरेडी मैरिड होती है, पर ओपेनहाइमर के साथ हुए कॉन्वर्सेशन के दौरान वो ओपेनहाइमर से कहती है कि शादी के बाद अब वो बस एक हाउस वाइफ बनकर रह गई है, और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि क्या ओपेनहाइमर उसे क्वांटम फिजिक्स सिखा सकते हैं। फिर ओपेनहाइमर किटी को क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने लगते हैं। इसी में उन दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है। उसी के बाद वो दोनों एक हॉर्स राइड पर भी जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। इसके बाद किटी 1 नवंबर 1940 में अपने पहले पति को डिवोर्स दे देती है
और साथ ही साथ उसी दिन ओपेनहाइमर से शादी भी कर लेती है। और इसी के साथ ओपेनहाइमर भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड जीन से ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले सीन में हम दोबारा से देखते हैं कि ओपेनहाइमर कॉलेज में ही स्टूडेंट्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट प्लान कर रहे होते हैं। जब ये बात अर्नेस्ट को पता चलती है तो वो ओपेनहाइमर पर गुस्सा हो जाता है। उसने ओपेनहाइमर को पहले भी क्लास में पॉलिटिक्स लाने से मना किया था। अर्नेस्ट ओपेनहाइमर को बताता है कि अगर वो इसी तरह गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता रहा तो गवर्नमेंट उसे आने वाले प्रोजेक्ट से हटा देगी। और तो और गवर्नमेंट ने ओपेनहाइमर के ऊपर नज़र भी रखी हुई है। इस बात पे ओपेनहाइमर मान जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से दूर होने को मंजूर हो जाते हैं। अगले ही सीन में टाइमलाइन 1 साल जंप हो जाती है और ओपेनहाइमर 1 साल बाद अपने घर लौटते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो उनका 1 साल का बच्चा हो चुका था। ओपेनहाइमर के घर पहुंचते ही किटी ओपेनहाइमर पर गुस्सा करती है, क्योंकि अपनी पहली शादी में भी किटी एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी और ठीक ओपेनहाइमर से शादी करके भी उसे एक हाउसवाइफ बनकर ही रहना पड़ रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि पीछे किटी का बच्चा रो रहा होता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। वापस से टाइमलाइन जंप होती है और हम 1942 में आ जाते हैं। अगले दिन ओपेनहाइमर के पास अमेरिका के आर्मी जनरल लेस्ली ग्रूव्स मिलने आते हैं और वो ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने को बोलते हैं। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट वही होता है जिसमें उन्हें एटम बॉम्ब बनाना होता है। पहले इस बात पर ओपेनहाइमर नहीं मानते, लेकिन ग्रूव्स ओपेनहाइमर से कहता है कि रशिया और जर्मनी ने अब तक एटम बम शायद बना भी लिया होगा और अब अमेरिका को भी एटम बम की सख्त ज़रूरत है। ये बात सुनकर ओपेनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए और बॉम्ब बनाने के लिए मान जाते हैं। वो खुद से ही न्यू मैक्सिको की एक खाली जगह देखकर उसे सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर एक नकली शहर बसाने को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका और दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट अपने फैमिली के साथ आकर रहें और चूंकि वो साइंटिस्ट अपने फैमिली के साथ होंगे उनका काम में भी मन लगेगा। इस बात पर आर्मी जनरल ग्रूव्स मान जाता है और हफ्ते भर में ही उस खाली बंजर जगह पर एक नया शहर तैयार करवा देता है। इस शहर को लॉस एलमोस का नाम दिया जाता है। इसके बाद ओपेनहाइमर कई सारे साइंटिस्ट को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इकट्ठा करते हैं। वो सारे ही साइंटिस्ट अपनी अपनी फैमिली को लेकर इस नए बसे बसाए शहर में आते हैं और प्रोजेक्ट मैनहट्टन पर काम चालू हो जाता है। जब इस प्रोजेक्ट पर काम चालू होने लगता है तो कई सारी थ्योरीज सामने निकल कर आती हैं। उनमें से ही टेलर नाम के एक साइंटिस्ट को एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका हुआ तो वो एक ऐसा चेन रिएक्शन पैदा करेगी कि वो धमाका रुकेगा ही नहीं। एक के बाद एक धमाके होंगे और पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। इस थ्योरी को जब ओपेनहाइमर देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और सलाह लेने के लिए वो एल्बर्ट आइंस्टीन के पास चले जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को भी ये कैलकुलेशन देखने के बाद काफ़ी हद तक ये बातें सही लगती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ओपेनहाइमर से कहते हैं कि इस थ्योरी पर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और अगर ये थ्योरी सही हुई तो इस प्रोजेक्ट पे अभी के अभी काम बंद कर दो। लेकिन फिर एक बार और ओपेनहाइमर शिकागो जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ साइंटिस्ट इस चेन रिएक्शन वाले थ्योरी पर काम कर रहे होते हैं। उन साइंटिस्ट से बात करके ओपेनहाइमर को पता चलता है कि उन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को छोटे पैमाने पर ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और ये चेन रिएक्शन वाली समस्या इसमें नहीं आएगी। लेकिन ओपेनहाइमर लॉस एलमोस शहर को छोड़कर बाहर गए थे, ये बात आर्मी जनरल ग्रूव्स को पता चल जाती है और वो ओपेनहाइमर पर बहुत गुस्सा हो जाता है। आर्मी जनरल का गुस्सा देखकर वहाँ से एक साइंटिस्ट प्रोजेक्ट मैनहट्टन को छोड़कर जाने लगता है। इस बात पर आर्मी जनरल बोलता है कि अगर इसने यहाँ से बाहर जाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी के सामने मुंह भी खोला तो उससे पहले ही वो उस साइंटिस्ट को मरवा देंगे। आगे ओपेनहाइमर ग्रूव्स से कहते हैं कि वो उसे एक सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दें जिससे कि वो कहीं भी बिना रोक टोक के जा सके। चूँकि ओपेनहाइमर का भाई भी हमेशा से कम्युनिस्ट ही रहा था, ओपेनहाइमर की जो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी वो भी कम्युनिस्ट की सपोर्टर थी। यहाँ तक कि ओपेनहाइमर की जो करंट में बीवी थी वो भी शुरुआती के 1-2 साल तक कम्युनिस्ट को सपोर्ट करती थी। तो जहाँ तक लोग देखते थे वहाँ तक ओपेनहाइमर के टाइज कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा थे। ओपेनहाइमर का भी रुझाव हमेशा से ही कम्युनिस्ट के तरफ ही रहा था।
इससे ओपेनहाइमर को कहीं भी आने जाने में दिक्कत होती थी। एक बार उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती तो इससे उनके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता। खैर, इससे अगले सीन में हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है। इस सब के बाद वापस से वो लोग बॉम्ब बनाने पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें यूरेनियम और प्लूटोनियम को इकट्ठा करने में दिक्कत आ पड़ती है। जितना यूरेनियम उन्हें बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए था, वो बीते कई महीनों में उसका 1% भी इकट्ठा नहीं कर पाए थे। खैर, इसी के बाद ओपेनहाइमर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जीन से दोबारा मिलने जाता है और ये बात ग्रूव्स को पता चल जाती है। चूंकि जीन एक कम्युनिस्ट विचार वाली लड़की थी, ग्रूव्स ओपेनहाइमर को समझाता है कि जब तक ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आगे वो दोबारा कभी जीन से ना मिले। कुछ दिन बीत जाता है, उधर ओपेनहाइमर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। तभी अचानक ओपेनहाइमर को जीन का एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसे लिखकर जीन ने खुदकुशी कर ली थी। इस बात से ओपेनहाइमर बिल्कुल टूट जाता है। उसका शक था कि वो जीन से कुछ दिन पहले ही मिला था और वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली लड़की थी। उसने सुसाइड नहीं बल्कि उसे मरवा दिया गया है। खैर, दिन बीतने लगता है और ओपेनहाइमर भी इस चीज को ओवरकम करता है। इधर अभी एटम बम बना भी नहीं था कि उधर टेलर नाम का एक बंदा हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की बात चालू कर देता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस एटम बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी में 3 लाख से अधिक लोगों की जान ली थी, वहीं एक हाइड्रोजन बॉम्ब उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकता है। खैर, टेलर के इस प्रस्ताव पे ओपेनहाइमर कहता है कि अभी हमें एटम बॉम्ब पर ही फोकस करना चाहिए और हाइड्रोजन बॉम्ब पर नहीं। तब टेलर नाराज़ होकर लॉस एलामोस छोड़कर जाने लगता है। यहाँ पे ओपेनहाइमर टेलर से बोलता है कि वो लॉस एलामोस को छोड़कर यहाँ से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि वो लोग बॉम्ब बनाकर उसकी टेस्टिंग ना कर ले। ओपेनहाइमर को डर था कि टेलर बाहर जाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए ओपेनहाइमर टेलर से बोलते हैं कि वो हफ्ते में उसे 1 घंटे के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब पर चर्चा करने का समय देंगे, जिस पे टेलर भी मान जाता है। समय आ जाता है 30 अप्रैल 1945 का, जहां पर इन्हें ये पता चलता है कि हिटलर ने अपने ही बंकर में सुसाइड कर लिया है। इस बात का पता चलते ही सारे साइंटिस्ट प्रोजेक्ट मैनहट्टन को रोकने की बात कर देते हैं, क्योंकि हिटलर के मरने के बाद जर्मनी घुटने टेक ही देता और वो लोग बॉम्ब इसीलिए बना रहे थे क्योंकि वो लोग इस बॉम्ब से जर्मनी पर हमला कर सके। पर यहीं पे हमें ओपेनहाइमर की थोड़ी सी डार्क साइड दिखती है, जहां पर ओपेनहाइमर का कहना था कि हमें बॉम्ब बनाना कंटिन्यू रखना चाहिए और इस बॉम्ब की पावर पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए, जिससे डर कर आगे कभी कोई भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ ना खड़ी हो। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बॉम्ब पर वापस काम चालू हो चुका है और इसकी काफ़ी छोटी सी टेस्टिंग भी होती है। यहीं पे आर्मी जनरल ग्रूव्स भी मौजूद होते हैं। ग्रूव्स ओपेनहाइमर से कहता है कि उसे बॉम्ब का फाइनल वर्जन जुलाई में बना हुआ चाहिए और यहीं पे मूवी का इंटरवल आ जाता है। इंटरवल के जस्ट बाद ही हम एक मीटिंग देखते हैं जहां पे आर्मी जनरल ग्रूव्स, ओपेनहाइमर और उनके कुछ साइंटिस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी से मीटिंग कर रहे होते हैं। इस मीटिंग का मेन डिस्कशन ये होता है कि अब जर्मनी ने तो हार मान ली है, लेकिन जापान अभी भी अमेरिका से लड़ रहा होता है, तो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए अब वो ये बॉम्ब जापान पर गिराएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी का कहना था कि उनके पास जापान की 11 सिटीज़ के लिस्ट हैं जहां पर वो बॉम्ब गिरा सकते हैं। फाइनल डिसीजन में ये तय होता है कि बॉम्ब का इस्तेमाल 2 बार करेंगे, पहला जापान के हिरोशिमा में और दूसरा जापान के नागासाकी में। फाइनली सीन कट होकर तारीख आ जाती है 15 जुलाई 1945 और बॉम्ब का फाइनल वर्जन भी बनकर तैयार हो चुका था। जिस दिन इन्हें ये टेस्टिंग करनी थी उस दिन वहाँ पर एक तूफान आ जाती है, जिससे कि उन्हें टेस्टिंग में थोड़ी सी देरी लग जाती है और अगले दिन 16 जुलाई के सुबह 5:30 बजे इस बॉम्ब की टेस्टिंग होती है। जब ओपेनहाइमर इस बॉम्ब की असली ताकत देखता है तो वो वापस से गीता के उन्हीं वर्स को दोबारा रिपीट करता है, नाउ आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अब मैं मौत बन चुका हूँ, दुनिया का विनाशक। एटम बॉम्ब के सफल टेस्टिंग के बाद सभी आर्मी और साइंटिस्ट खुश होते हैं कि उनकी सालों की मेहनत और अरबों डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट आज सफल हुआ। इसके ठीक 15 दिन के अंदर अंदर ओपेनहाइमर 2 बॉम्ब और बनाता है। उन दोनों का नाम होता है फैट मैन
और लिटिल बॉय, जो कि 6 और 9 अगस्त को जापान में गिराया जाता है। इस बॉम्ब के गिरने के बाद 1 मिनट में ही लाखों लोगों की जान चली जाती है। अब यहाँ पे मैं रोक कर ये कहना चाहूँगा कि मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग बॉम्ब गिरा कर दिखाएंगे या कुछ CGI वगैरह का इस्तेमाल करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे जापान का कुछ भी सीन नहीं दिखाया जाता। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए ओपेनहाइमर एक गिल्ट में चले जाते हैं। उन्हें ये बात हॉन्ट करने लगती है कि कैसे उन्होंने एक पल में ही लाखों लोगों की जान ले ली। जहाँ सारे अमेरिकन सिविलियंस, आर्मी और साइंटिस्ट सब खुश थे, वहीं ओपेनहाइमर अपने आप में ही इमेजिन करने लगते हैं कि जापान के लोग कैसे कैसे पिघल कर मरे होंगे और वहाँ के हालात अभी क्या होंगे। वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें लगता है कि वो लाशों पर से गुजर कर जा रहे हैं। और इसी के बाद ओपेनहाइमर को नाम दिया जाता है फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब और वो पूरे अमेरिका के हीरो बन जाते हैं। अगले ही सीन में हम ओपेनहाइमर को व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात करते हुए देखते हैं, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट उन्हें एटॉम बॉम्ब बनाना कंटिन्यू रखने को बोलते हैं, जिस पे ओपेनहाइमर का कहना था कि ये बॉम्ब बनाकर उनसे गलती हो गई। उनके हाथ लाखों लोगों के खून से रंगे हुए हैं और आगे अब वो इस एटम बॉम्ब को नहीं बनाएंगे। ओपेनहाइमर के इस बात पे अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं कि खून से आपके हाथ नहीं बल्कि मेरे हाथ रंगे हैं। भले ही बॉम्ब आपने बनाया हो, लेकिन उसे गिराने वाला मैं हूँ। इस पर भी ओपेनहाइमर और ज़्यादा एटम बॉम्ब बनाने से मना कर देते हैं, जिस पे प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो ओपेनहाइमर को वापस भेज देते हैं। आगे हमें देखने मिलता है कि कैसे लुइस स्ट्रॉस ने, जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड होते हैं, उनकी ओपेनहाइमर से मुलाकात होती है। लुइस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की सलाह देते हैं, जो कि एटम बॉम्ब से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। ओपेनहाइमर लुइस के इस बात को नकार देते हैं और हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने से मना कर देते हैं। ये बात लुइस स्ट्रॉस को अच्छी नहीं लगती। आगे और भी कई मीटिंग्स होती हैं जहां पर टेलर और लुइस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने को मजबूर करते हैं, जिस पे हमेशा ओपेनहाइमर का जवाब ना में ही होता था। उनका कहना था कि अगर हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया तो और भी देश इसे बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, और ये हाइड्रोजन बॉम्ब इतना पावरफुल है कि अगर इसे जंग में इस्तेमाल किया गया तो इस पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसके बाद लुइस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर को रहने के लिए एक बड़ा सा घर देते हैं, जिसके आसपास एल्बर्ट आइंस्टीन भी रहते हैं। जब ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन को अपने खिड़की से देखते हैं तो लुइस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर से बोलता है कि वो उन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन से मिलवाना चाहता है, जिस पे ओपेनहाइमर का जवाब होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एल्बर्ट आइंस्टीन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के समय से ही जानता हूँ और मैं उनसे खुद मिल सकता हूँ। जिस पे लुइस स्ट्रॉस थोड़ी सी अपनी बेइज्जती ज़रूर महसूस करते हैं। खैर, ओपेनहाइमर जाकर एल्बर्ट आइंस्टीन से मिलते हैं, जहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन ओपेनहाइमर से अपने बुढ़ापे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो ओपेनहाइमर से बोलते हैं कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, बड़े बड़े लोग तुम्हें पार्टीज में इनविटेशन देंगे, अवार्ड्स देंगे, लेकिन ये बात याद रखना, वो फंक्शन तुम्हारे नाम पे तो रखा जाएगा, लेकिन वो बस तुम्हारे नाम का फ़ायदा उठाकर अपना पॉलिटिकल करियर मजबूत करेंगे। ये सलाह देकर एल्बर्ट आइंस्टीन वहाँ से जाने लगते हैं। तब ओपेनहाइमर पीछे से उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, आपको याद है मैं आपके पास एक चेन रिएक्शन की थ्योरी लेकर आया था, जिससे हम डर रहे थे कि ऐसी आग लगेगी जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। इस पे एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं, हाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ ना। तब ओपेनहाइमर दोबारा हाइड्रोजन बॉम्ब का सोचते हुए बोलते हैं, शायद हम सही थे, आने वाले वक्त में ये चेन रिएक्शन हो ही जाएगा। ये बात सुनकर एल्बर्ट आइंस्टीन सोच में पड़ जाते हैं और वो थोड़ा टेंशन में होकर वहाँ से उदास होकर जाने लगते हैं। तभी पीछे से वहाँ पे लुइस स्ट्रॉस भी आ जाता है और वो एल्बर्ट आइंस्टीन को हेलो बोलता है। अब चूंकि एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के ख़त्म हो जाने वाली सोच में डूबे होते हैं, वो लुइस को उसके हेलो का जवाब नहीं देते। लेकिन लुइस को लगता है कि ओपेनहाइमर ने एल्बर्ट आइंस्टीन से उसके बारे में कुछ बुराई की है, जिस वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन ने उसके हेलो का जवाब नहीं दिया। और बार बार ओपेनहाइमर से अपनी बेइज्जती होता देख वो ओपेनहाइमर से बदला लेने की सोचता है। वो ओपेनहाइमर की कम्युनिस्ट होने वाली बात FBI को बता देता है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए लुइस स्ट्रॉस ओपेनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी छिनवा देता है। और ओपेनहाइमर की कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण लोगों को लगने लगता है कि कहीं इन्होंने एटम बॉम्ब की थ्योरी जर्मनी और रशिया को तो नहीं बेची, और यही वजह थी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ओपेनहाइमर पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी
और हमें फ्लैशबैक में पूरी मूवी देखने को मिलती है। खैर, सवाल जवाब में पूरी मूवी को एंड कर दिया जाता है और ओपेनहाइमर को उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता, लेकिन एईसी उन्हें गलत भी साबित नहीं कर पाती। आखिर में लुइस स्ट्रॉस के साथ काम करने वाले ही एक साइंटिस्ट जिनका नाम डेविड हिल होता है, उन्होंने अमेरिकन सेनेटर के सामने लुइस स्ट्रॉस का चिट्ठा खोल कर रख दिया। उन्होंने सेनेटर को बताया कि लुइस स्ट्रॉस ने ही अपने जलन के कारण ओपेनहाइमर को बदनाम करने की साजिश रची थी और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस छिनवा दिया था और ओपेनहाइमर के बारे में झूठी अफवाह एफबीआई में फैला दी थी, जिससे ओपेनहाइमर पर एईसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसमें हफ्तों की रात दिन की मेहनत होती है, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, मूवी को बार बार देखना और एडिटिंग वगैरह। और सच बता रहा हूँ, इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस मूवी की मैंने इसे बहुत बार रिपीट में मूवी देखी है, तब मैंने आप लोगों के सामने उसे बताया। सो होपफुली आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और कुछ भी अगर गलत लगा हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मैं उन कमियों पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।